हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में ब्लड क्लॉटिंग और कोएगुलेशन पार्ट सेकंड एंड एंटीकोगुलेंट्स इन डिटेल प्रोसेस। ब्लड कोएगुलेशन पार्ट फर्स्ट पढ़ चुके हैं हम लोग, जिसमें 3 स्टेप्स पढ़ी हम लोगों ने। फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन एंड कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन टू फिब्रिन। इन्हीं प्रोसेसेस को आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। ये दो पाथवेज में कंप्लीट होती है, एक एक्सटेंसिक और एक इंट्रिंसिक पाथवे। फर्स्ट, इंजर्ड टिश्यू, जब हमारे को चोट लग जाती है तो टिश्यू इंजर्ड होता है और टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, इस इंजर्ड पार्ट से थ्रोम्बोप्लास्टिन सिक्रेट होता है, जो फैक्टर 7 की प्रेजेंस में, ठीक है, फैक्टर 7 की प्रेजेंस में फैक्टर 7 की प्रेजेंस में थ्रोम्बोप्लास्टिन किस में कन्वर्जन होता है, फिर आगे चल करके फैक्टर 10 में। क्यों? जब थ्रोम्बोप्लास्टिन आता है तो इन एक्टिव फैक्टर नंबर 10 इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस या फैक्टर 4 कन्वर्ट होते हैं किस में, एक्टिव फैक्टर 10 में। यानी इंजर्ड टिश्यू होता है उससे थ्रोम्बोप्लास्टिन सिक्रेट होता है। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन इन प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 8, ठीक है, फैक्टर 10 को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। किसकी प्रेजेंस के साथ में? फैक्टर 4 की प्रेजेंस में। फिर एक्टिव 10 फैक्टर, ये जो एक्टिव 10th फैक्टर है वो इन प्रेजेंस ऑफ फिफ्थ फैक्टर की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट होता है? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप है अपनी। एंड द सब्सटेंस विच ट्रिगर द स्टेप नंबर 2, और ये जो सब्सटेंस है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, ये किसको ट्रिगर करता है? ये बोल सकते हैं हम लोग जो स्टेप सेकंड होती है उसको ट्रिगर करता है, यानी स्टार्ट करने में हेल्प करता है। इसी प्रोसेस का दूसरा पाथवे है इंट्रिंसिक पाथवे, ब्लड एक्सपोजर टू कोलेजन ऑफ ब्लड वेसल। यानी ब्लड वेसल की एक लेयर होती है कोलेजन की, ठीक है। जब ब्लड एक्सपोज होता है यानी बाहर आता है, एक्सपोजर टू कोलेजन ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी जो ब्लड वेसल्स का जो कोलेजन है उनके कांटेक्ट में आता है ब्लड, तब की बात है। फिर आगे जब ये कांटेक्ट में आता है तो इनएक्टिव 12th फैक्टर एक्टिव में कन्वर्ट होता है। किसकी? जब ये ब्लड वेसल्स कोलेजन, ब्लड वेसल्स का जो कोलेजन है वो ब्लड के कांटेक्ट में आता है तो इनएक्टिव 12 फैक्टर किस में कन्वर्ट होता है? एक्टिव 12 फैक्टर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये एक्टिव 12 फैक्टर किसको कन्वर्ट करता है? इनएक्टिव 11 को एक्टिव में कन्वर्ट करता है, एक्टिव फैक्टर में। नेक्स्ट, ये एक्टिव 11th फैक्टर इनएक्टिव 9th फैक्टर को एक्टिव 9th फैक्टर में कन्वर्ट करता है। तो एक्टिव 11th फैक्टर और इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन या फैक्टर 4 की प्रेजेंस में इनएक्टिव 9th फैक्टर एक्टिव में कन्वर्ट होता है। फिर ये एक्टिव 9th फैक्टर इनएक्टिव 10th फैक्टर को एक्टिव 10th फैक्टर में कन्वर्ट करता है, इनएक्टिव 10th फैक्टर को एक्टिव में कन्वर्ट करता है। एक्टिव 10th फैक्टर इन प्रेजेंस ऑफ 5th फैक्टर, 5वें फैक्टर की प्रेजेंस में, और फ्रॉम ब्लड वेसल मॉलिक्यूल, ब्लड वेसल का एक मॉलिक्यूल होता है, प्लेटलेट्स, फॉस्फोलिपिड्स एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन और फॉस्फोलिपिड्स ऑफ प्लेटलेट्स, इनकी प्रेजेंस में और फैक्टर 5 की प्रेजेंस में एक्टिव 10 फैक्टर कन्वर्ट होता है किसमें? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, और दैट ट्रिगर्स द स्टेप नंबर 2। ये स्टेप नंबर 2 को ट्रिगर करता है। सेकंड है कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन अपने को फर्स्ट स्टेप से मिल गया है। अब ये प्रोथ्रोम्बिन इन प्रेजेंस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, जो यहाँ पर बन रहा था फर्स्ट स्टेप में, प्रोथ्रोम्बिन इन प्रेजेंस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर और इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन फैक्टर 4 की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट होता है? थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट है स्टेप नंबर 3, कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन टू फिब्रिन, फिब्रिनोजन का फिब्रिन में कन्वर्ट होना। फिब्रिनोजन क्या है? एक इनसॉल्युबल प्रोटीन होती है, ठीक है, और फिब्रिन क्या है? फिब्रिनोजन सॉल्युबल प्रोटीन है और फिब्रिन क्या है? इनसॉल्युबल प्रोटीन। फिब्रिनोजन इन प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बिन, जो अपने को स्टेप नंबर 2 में
मिला था, बना है। तो स्टेप नंबर सेकंड से जो थ्रोम्बिन आता है वो फिब्रिनोजन को कन्वर्ट करता है फिब्रिन में, और फिब्रिन क्या है, मोनोमर्स होते हैं, ठीक है, ये इनसॉल्युबल प्रोटीन है। ये मोनोमर्स क्या करते हैं, पॉलीमराइजेशन करते हैं, ठीक है, और क्या बनाएंगे, फिब्रिन थ्रेड। पॉलीमराइजेशन कैसे करते हैं, मोनोमर्स पॉलीमराइजेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 12 फैक्टर की प्रेजेंस में, और ये फिब्रिन थ्रेड बनाते हैं। फिब्रिन थ्रेड आगे चल के डैमेज ब्लड वेसल्स का एक नेटवर्क को क्या कर देता है डेंस करेगा और क्लोट या थ्रोम्बोस बनता है। तो ये फिब्रिन थ्रेड है, नेटवर्क, फिब्रिन थ्रेड का नेटवर्क और क्लोट फॉर्मेशन होता है। ये तीनों स्टेप्स में जितनी भी एक्टिविटी हो रही है, इसमें एक इनएक्टिव सब्सटेंस दूसरे को स्टिमुलेट करता है, और फिर दूसरा एक्टिवेट होगा तो वो तीसरे को स्टिमुलेट करे। दिस इज कॉल्ड कैस्केड मैकेनिज्म। दिस ऑल मैकेनिज्म इज नोन एज कैस्केड मैकेनिज्म। कैस्केड मैकेनिज्म हम लोग बोल सकते हैं वन सब्सटेंस स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ सेकंड सब्सटेंस। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि एक सब्सटेंस स्टिमुलेट कर रहा है दूसरे को, तो ये सभी प्रोसेस क्या कहलाती है, कैस्केड। वन सब्सटेंस स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ सेकंड सब्सटेंस एंड द सेकंड सब्सटेंस स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ थर्ड सब्सटेंस। दिस ऑल मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज कैस्केड मैकेनिज्म। फिर है अपना एंटीकोगुलेंट्स, द सब्सटेंस और कंडीशन विच स्टॉप ब्लड क्लॉटिंग। वो सब्सटेंस और वो प्रोसेसेस या कंडीशन जो ब्लड क्लॉटिंग को स्टॉप करती है। तो इसमें सबसे पहला है एंटीकोगुलेंट हेपेरिन, प्रोड्यूस नेचुरली इन बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर नेचुरली प्रोड्यूस होता है। सिक्रेटेड बाय मास्ट सेल, मास्ट सेल सिक्रेट करता है। केमिकली क्या होता है ये, केमिकली इट इज़ ए हेट्रोपॉलीसैकेराइड, हेट्रोपॉलीसैकेराइड होता है, ठीक है। अब ये कैसे ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है, इट इंक्रीजेज इफेक्टिवनेस ऑफ एंटीथ्रोम्बिन सेकेंड थर्ड। ये क्या करता है, इंक्रीज करता है, यानी जो एंटीथ्रोम्बिन होता है वो कम एक्टिव होता है, इफेक्टिव होता है, उसको और ज़्यादा इफेक्टिव कर देता है, जिससे क्या नहीं होता है कि इट मीन्स जो कन्वर्जन होते हैं, कन्वर्जन प्रोसेसेस हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाते और ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा। एंटी थ्रोम्बिन थर्ड, लोअर थ्रोम्बिन फॉर्मेशन, और एंटी थ्रोम्बिन क्या करता है, थ्रोम्बिन फॉर्मेशन की प्रोसेस को लो कर देता है, जिससे क्या नहीं होता, ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता। दूसरा है हीरोडिन, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होता, ठीक है, एक्सटर्नली लिया जाता है। फाउंड इन द सलाइवा ऑफ लीच, सलाइवा के लीच से लिया जाता है। जब हम लोगों को चोट लगती है तो हमारा ब्लड सैंपल ब्लड सैंपल क्या करेगा, इट मीन्स ब्लड सैंपल को लिया जाता है, उसमें इसको मिक्स किया जाता है। तो फाउंड इन द सलाइवा ऑफ लीच स्टॉप और लोअर ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग को लोअर कर देता है। नॉट सिंथेसाइज इन बॉडी, बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता। थर्ड है वारफेरिन, ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, ये भी प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है। इट इनहिबिट्स फॉर्मेशन ऑफ फैक्टर सेकेंड 7, 9 एंड 10। इनहिबिट मतलब रोकता है किसके फॉर्मेशन को, सेकेंड, 7, 9 और 10, और ये सभी फैक्टर इन्वॉल्व रहते हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए। अगर ये नहीं बनेंगे तो ब्लड क्लॉटिंग भी नहीं हो पाएगी। बाय लोअरिंग पोटेशियम आयंस इफेक्टिवनेस, और कैसे करेगा, इन सब के फॉर्मेशन में फॉर्मेशन नहीं करने देता है, किस वजह से, क्योंकि ये पोटेशियम आयंस की इफेक्टिवनेस को लो कर देते हैं। चेलेटिंग एजेंट्स, चिलेटिंग एजेंट्स कुछ स्पेसिफिक एजेंट्स होते हैं दैट बाइंड विद मेटलिक आयंस, मेटलिक आयंस के साथ में बाइंड होते हैं, और ब्लड में मेटलिक आयंस क्या होते हैं, कैल्शियम आयंस होते हैं। एग्जाम्पल्स हैं इसके चिलेटिन एजेंट्स के, सोडियम ऑक्सोलेट, सोडियम सिट्रेट, ठीक है, EDTA, इथाइलिन डाइएमाइन, टेट्रा एसिटिक एसिड, ठीक है, टेट्रा एसिटिक एसिड, ये सभी ब्लड क्लॉटिंग सॉरी एंटीकोगुलेंट होते हैं, ठीक है, ब्लड को क्लॉट नहीं करने देते। नेक्स्ट है ब्लड एट लो टेम्परेचर, अगर ब्लड को लो टेम्परेचर पर रखा जाए तब भी क्या नहीं होगा, ये एक एंटीकोगुलेंट के जैसे बिहेव करेगा, बिकॉज ऑल एट लो टेम्परेचर ऑल एंजाइमेटिक एक्टिविटीज स्टॉप, क्योंकि लो टेम्परेचर के ऊपर सभी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो ये कुछ एंटीकोगुलेंट्स हैं
जिसमें से हेपेरिन एक नेचुरली सिंथेसाइज्ड होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। बाकी सभी के सभी जैसे हीरोडिन है, वॉरफेरिन है, चिलेटिन एजेंट्स है ये, और ब्लड लोअर टेम्परेचर, ये सभी एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ हैं, एक्सटर्नल प्रिजर्वेटिव्स हैं जिनकी वजह से एंटीकोगुलेशन करवा सकते हैं। थैंक यू।